हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 17 जून के इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने एक साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा और आपके आने वाले एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, यह हमारा वादा है। और हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है यह इंपॉर्टेंट डे, विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को। कब? 17 जून को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 17 जून। तो इस दिवस से जुड़ा और भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जैसा कि विश्व मरुस्थलीकरण तथा सूखा रोकथाम दिवस की घोषणा कब और किसने की थी? तो 30 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। और यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों में मरुस्थलीकरण तथा सूखे के बारे में जागरूकता फैलाना। और यहां आप देख सकते हैं इसकी थीम क्या रखी गई है, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो यह जो 2020 में यह इंपॉर्टेंट डे मनाया गया, इसकी थीम रखी गई है फूड, फीड, फाइबर, सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, जो इस डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट डे 2020 की 17 जून की थीम रखी गई है। और यहां आप इमेज के जरिए यह दिवस कब मनाया जाता है वो भी याद रख सकते हैं, 17 जून को। और यहां हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की, तो याद रखो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रति वर्ष 24 अरब टन उपजाऊ भूमि शुष्क हो रही है और शुष्क क्षेत्र निम्नीकरण के कारण विकासशील देशों के राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में 8% की कमी आ रही है। और पिछले 5 वर्षों में भारत के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इसके जो मुख्य कारण है, इसमें हमारे भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे कि वन धन योजना या तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स की जो योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में जो मरुस्थलीकरण यानी कि हमारा जो डेजर्ट एरिया है वो कम हो सके, इसी के लिए हमारे भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाए हैं। तो दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, आजादी के बाद से भारत ने किस वर्ष में मंदी का सामना नहीं किया है? दोस्तों, जब इसी पैटर्न के कई सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तब हमें लास्ट तक यह क्वेश्चन पढ़ना होता है, क्योंकि यहां हमें पूछा गया है कि भारत ने किस वर्ष में मंदी का सामना नहीं किया है। तो भारत ने 1971 में मंदी का सामना नहीं किया है, लेकिन हाल ही में कोविड-19 के कारण जब हमारी अर्थव्यवस्था डाउन होती जा रही है तो इसीलिए यह क्वेश्चन मैंने सेट किया है। और आजादी के बाद हमने 5 बार मंदी का सामना किया है और इसमें एक है 1958, 1966, 1980। तो ये 5 साल कौन कौन से, उसी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखो, 1947 में आजादी के बाद से भारत ने 4 मंदी का सामना किया। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मंदी 1958, 1966, 1973 और 1980 में हुई थी और इस साल 2020 में। और 1958 में हमारे भारत देश की जो जीडीपी वृद्धि दर थी वो 1.2% थी। 1966 में यह -3.6% थी और 1973 में यह -0.32% थी। और 1980 में हमारे भारत देश की जीडीपी की वृद्धि दर -5.2% थी। और यह हमारे भारत में जो मंदी के वर्ष है वो हमें याद रखने चाहिए, क्योंकि कोविड-19 के कारण 2020 में हम यह सामना कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, 1957 में आर्थिक मंदी का सामना भारत को क्यों करना पड़ा? संतुलन की समस्या के कारण। 1966 में सूखे की वजह से भारत को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा,
जबकि 1973 में ऊर्जा संकट के कारण, 1980 में ऑयल शॉक के कारण और 2020 में कोविड-19 संकट के कारण हम अर्थव्यवस्था में बुरे दौर से गुजर रहे हैं। और इसीलिए यहां से यदि क्वेश्चन सेट किया जाए तो आपको आंसर पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो हाल ही में जब यह इंडेक्स जारी किया गया है तो इसमें टॉप पर रहा है सिंगापुर। कौन? सिंगापुर इस विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर, स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर और नीदरलैंड इसमें चौथे स्थान पर रहा है। लेकिन हमें एक और भी क्वेश्चन याद रखना चाहिए कि हमारा भारत देश इस सूचकांक में कौन से स्थान पर रहा है। लेकिन पहले तो हम बात करते हैं IMD के बारे में। तो देखो, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, शॉर्ट में बोले तो IMD, और हिंदी में कहे तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो यह क्या है? तो याद रखो, IMD स्विट्जरलैंड में स्थित एक बिजनेस एजुकेशनल स्कूल है और इसके द्वारा 3 रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इन तीनों रिपोर्ट के नाम हमें याद रखना है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग जो हाल ही में जारी की गई है और इसमें सिंगापुर टॉप पर रहा है, और दूसरी रैंकिंग भी IMD जारी करता है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग, और विश्व प्रतिभा रैंकिंग भी IMD द्वारा जारी की जाती है। और हाल ही में यह रैंकिंग जारी की गई। तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक की बात करें तो भारत ने इस वर्ष सूचकांक में 43वां स्थान हासिल किया है, जबकि 2017 में भारत 45वें रैंक तक हासिल किया गया था और 2018 में 44वें स्थान पर पहुंच गया था। लेकिन इस रैंकिंग में सिंगापुर ने शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि डेनमार्क दूसरे स्थान पर, उसके बाद स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर, नीदरलैंड चौथे स्थान पर और हांगकांग इसमें 5वें स्थान पर रहा है। तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक और भारत कौन से स्थान पर रहा, आपको याद रह गया। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में हीरा सिंह राणा का निधन हो गया। वे किस राज्य के लोकप्रिय लोक गायक थे? लोकप्रिय लोक गायक थे जिसका नाम है हीरा सिंह राणा, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। वो उत्तराखंड के एक लोकप्रिय लोक गायक थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। लेकिन यह हम बात करते हैं उत्तराखंड के इस लोक गायक के। तो याद रखो, उत्तराखंड के लोकप्रिय लोक गायक जो है हीरा सिंह राणा, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। लेकिन हीरा सिंह राणा का जन्म 1942 में अल्मोड़ा के मनीला दंडोली गांव में हुआ और हाल ही में उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा गढ़वाल, कुमाऊनी और जौनसारी अकादमी का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। लेकिन हाल ही में इस व्यक्ति का निधन हो गया है। और यहां हम बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड एक और बात से लेकर भी सुर्खियों में था। तो इसका कारण है यह गैरसैंण, जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन कैपिटल बनने जा रही है। और यहां पर भी पढ़ सकते हैं समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। तो देखो, उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है। और गैरसैंण चमोली जिले में स्थित एक तहसील है और उसी को घोषित किया गया है ग्रीष्मकालीन यानी कि समर कैपिटल। और यहां हम बात करते हैं उत्तराखंड की। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है यह उत्तराखंड, जिसकी एक कैपिटल है देहरादून और दूसरी घोषित की गई है गैरसैंण। उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, वो सबको पता है। लेकिन गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है, यह भी हमें याद रखना है। और हमारे भारत देश का सबसे पुराना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, वो भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, वो भी उत्तराखंड में स्थित है। यह बात भी आप याद रख लीजिए। और यदि आपको हमारे भारत देश का सबसे पुराना जो नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका पुराना नाम क्या है, यह भी आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और फूलों की घाटी वो भी उत्तराखंड में स्थित है। तो इतनी बात आपको उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, वो याद रखनी है। पांचवा क्वेश्चन, किस देश की विजय दिवस परेड में
भारत अपनी तीनों सेनाओं को भेजेगा। तीनों सेनाओं यानी कि वायुसेना, हमारी जल सेना और थल सेना, तीनों सेनाओं के 25-25 सैनिकों को हमारा भारत देश भेजने जा रहा है रूस देश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, रूस जो विजय दिवस हर साल मनाता है। तो देखो दोस्तों, विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लेने के लिए लगभग 75 से 80 कर्मी मास्को जाएंगे और यहां पहली बार जब भारत की तीनों सेनाएं इसमें भाग ले रही है। और इससे पहले 2015 में भी भारतीय सेना ने परेड में हिस्सा लिया था। यानी कि यह जो रूस है वो हर साल विक्ट्री डे मनाता है और वो कोविड-19 के कारण फिलहाल इस वर्ष में रोक दिया गया है। तो हम बात करते हैं विक्ट्री डे परेड की। तो हर साल 9 मई को विक्ट्री डे मनाया जाता है। हालांकि कोविड-19 संकट के कारण परेड स्थगित कर दी गई थी। भारत इसमें अपने 75 सैनिक भेजेगा। इसमें थल सेना के 25, नौ सेना के 25 और वायु सेना से भी 25 सैनिक होंगे। और इसी तरह का डिसीजन हाल ही में भारत की तीनों कमान ने लिया है। और यहां हम बात करते हैं रूस देश की। तो यहां आप मैप में देखिए कि यह जो है यह है रूस देश, जिसकी कैपिटल का नाम क्या है, मॉस्को। इसके अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है, तो फिनलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, मंगोलिया और चाइना जैसे देश स्थित है रूस के आसपास। रूस की कैपिटल का नाम क्या है, मॉस्को। रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, मिखाइल मिशुस्तिन, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और रूस की करेंसी है रूसी रूबल। लेकिन यह क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि रूस की संसद का नाम क्या है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। तो इसीलिए आपको याद रखना है। मैंने आपको यूनाइटेड किंगडम के जो 2 सदन है उसी के बारे में भी बताया था। तो उसी तरह आपको याद रखना है रूस का संबंध ड्यूमा से है। छठा क्वेश्चन, अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला कौन बन गई है। पहली सिख महिला जो अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन बनने वाली पहली सिख महिला बन गई है, जिसका नाम है अनमोल नारंग। क्या है, अनमोल नारंग। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अनमोल नारंग, जो यहां आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो अनमोल नारंग के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। तो अनमोल नारंग का जन्म और पालन पोषण रोजवेल जॉर्जिया में हुआ है। उन्होंने वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएस मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाले प्रथम पर्यवेक्षक सिख के रूप में इतिहास रच दिया है। और वह लगभग 1100 कैडेट में से ही जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियर संस्थान के कैंपस में सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक के साथ हाल ही में स्नातक किया, यानी कि सेकंड नंबर पर आई है, जिसका नाम है अनमोल नारंग। नाम मत भूलिएगा, पहली सिख महिला। 7वां क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत के लिए 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। तो भारत के लिए 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण का स्वीकृत किया है हाल ही में AIIB ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन AIIB। लेकिन इसका पूरा नाम क्या है वो हम बाद में जान लेते हैं। लेकिन याद रखो 17 जून 2020 को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, शॉर्ट में बोले तो AIIB ने भारत को 750 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया। और इस फंड का उपयोग भारत सरकार द्वारा गरीबी और कमजोर लोगों पर कोविड-19 के प्रभाव के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए किया जाना है। और इसी तरह की हाल ही में 750 मिलियन US डॉलर की ऋण स्वीकृति मिली है भारत देश को। तो देखो दोस्तों, AIIB पूरा नाम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, बीजिंग यानी कि बोले तो चाइना में स्थित है। और इसने जनवरी 2016 में कार्य करना शुरू किया और वर्तमान में इसके 86 अनुमोदित सदस्य है। और इस बैंक चीन की सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था, यानी कि चीन द्वारा यह प्रस्तावित है AIIB बैंक। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में दीनू रणदीवे का निधन हो गया,
वे कौन थे? यहां आप इमेज में देख सकते हैं दीनू रणदीवे, जो एक बहुत ही जाने माने पत्रकार थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पत्रकार। लेकिन हम बात करते हैं दीनू रणदीवे की, तो वे एक स्वतंत्रता सेनानी और वयोवृद्ध पत्रकार थे और उनका जन्म 1925 में मुंबई के पास दहानू में एक आदिवासी बस्ती में हुआ। उन्होंने 1956 में अपना पत्रकारिता करियर शुरू किया था और 1950 के दशक में रणदीवे ने संयुक्त महाराष्ट्र पत्रिका के संस्थापक एवं संपादक के रूप में भी अपना करियर शुरू किया, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। और इसीलिए आपको याद रखना है दीनू रणदीवे बोले तो एक पत्रकार एवं स्वतंत्रता सेनानी भी। नवा क्वेश्चन, हाल ही में मुखमदकली अबिल गाजीएव ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया, वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मुखमदकली अबिल गाजीएव वो किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है किर्गिस्तान। और यहां पहले तो मैप में देखिए कि यहां पर है हमारा भारत और भारत से आगे बढ़ते हुए अफगानिस्तान और यहां से आगे बढ़ते हुए यहां पर स्थित है किर्गिस्तान। तो देखो किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री मुखमदकली अबिल गाजीएव ने राष्ट्रीय रेडियो फ्रीक्वेंसी के असाइनमेंट में चल रही आपराधिक जांच का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और बात करते हैं किर्गिस्तान की, तो किर्गिस्तान की कैपिटल का नाम क्या है? बिश्केक। और किर्गिस्तान की करेंसी है किर्गिस्तानी सोम, यह बात भी आप याद रख लीजिए। और यहां आप देख सकते हैं किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में आईटी पेशेवरों के लिए कर्मभूमि नौकरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आईटी पेशेवरों के लिए कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने, यानी कि ममता बनर्जी ने। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिम बंगाल। और जब बात करते हैं कर्मभूमि पोर्टल की, तो यहां आप पढ़ सकते हैं वेस्ट बंगाल कर्मभूमि पोर्टल, और इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल में। तो देखो पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में वापस लौटे आईटी पेशेवरों के लिए नौकरी पोर्टल, जिसको नाम दिया गया है कर्मभूमि, इसका शुभारंभ किया है। और कर्मभूमि पोर्टल बंगाल में पेशेवरों और आईटी कंपनियों के बीच एक सेतु का कार्य करेगा और इसलिए हमें पश्चिम बंगाल को याद रखना है। और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए कि यहां है बांग्लादेश और बांग्लादेश से बिल्कुल ही सटा हुआ यह है हमारा पश्चिम बंगाल, जिसकी कैपिटल का नाम क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक लिहाज से बात करें तो दुर्गा पूजा यहां अति उत्साह तथा व्यापक जन भागीदारी के साथ मनाई जाती है। यदि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो हमारा आंसर होना चाहिए पश्चिम बंगाल। 11वां क्वेश्चन, कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर किसने लॉन्च किया है? कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर लॉन्च किया है हाल ही में हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां आप पढ़ सकते हैं हमारे केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और लॉन्च के दौरान ही मंत्री श्री ने 4 नागरिकों के साथ कोविड-19 राष्ट्रीय लोक शिकायत मॉनिटरिंग पर लाइव यानी कि सीधा संवाद भी किया, जिनकी शिकायतों का सफलतापूर्वक निवारण भी किया गया। और यहां आप इमेज में देख सकते हैं हमारे इस डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो हमारे केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री है। और यहां हम इस बात करते हैं शिकायत निवारण केंद्र की, तो फीडबैक कॉल सेंटर भारत संचार निगम लिमिटेड, शॉर्ट में बोले तो बीएसएनएल के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा संचालित किया गया है। और यह सेंटर 14 भाषाओं में संचालित किया जाएगा, यह बात भी आपको याद रखनी है। और अब बात करते हैं दोस्तों
12वें क्वेश्चन की, ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या होता है? ईपीएफओ जिसका पूर्ण रूप होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों यह क्वेश्चन मैंने सेट क्यों किया? क्योंकि हाल ही में ईपीएफओ सुर्खियों में है और कई बार एग्जामिनेशन में शॉर्ट और फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखो, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहे तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। तो उन्होंने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट यानी कि विभिन्न स्थानों से दावा निपटान करने की सुविधा का शुभारंभ किया और इसीलिए ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सुर्खियों में था। तो इसके बारे में हम और भी जान लेते हैं। तो देखो, विभिन्न स्थानों से दावा निपटान करने की सुविधा के तहत भविष्य निधि, पेंशन, आंशिक निकासी और दावों और हस्तांतरण दावों जैसे दावों को कवर किया जाएगा। और बात करते हैं ईपीएफओ की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 4 मार्च 1952 को ईपीएफओ की स्थापना हुई, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में ईपीएफओ का हेडक्वार्टर स्थित है। 13वां क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन वोहरा का निधन हो गया, उन्हें किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहां आप देख सकते हैं इमेज में, सबसे पहले तो हमारे इस लेफ्टिनेंट जनरल को जय हिंद, और राजमोहन वोहरा वो हमारे भारत देश में महावीर चक्र से सम्मानित हुए थे और यह सभी वीरता पुरस्कार है। इसमें महावीर चक्र है वो दूसरे नंबर का श्रेष्ठ वीरता पुरस्कार है और इसी से सम्मानित किया गया है राजमोहन वोहरा को, जिसका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महावीर चक्र। तो देखो दोस्तों, महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजमोहन वोहरा का कोविड-19 के कारण निधन हो गया और वह 1971 के युद्ध के नायक भी थे और लेफ्टिनेंट जनरल वोहरा को 1972 में प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया था। और महावीर चक्र भारत का दूसरा सबसे वीरता पुरस्कार है जिससे सम्मानित किया गया था हमारे इस लेफ्टिनेंट जनरल वोहरा को, जिसका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस नदी के पानी में डूबा एक 500 साल पुराना मंदिर पुरातत्व सर्वेक्षण टीम ने खोज निकाला है। 500 साल पुराना मंदिर और वो महानदी में था, जिसको हाल ही में पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने खोज निकाला है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, महानदी। और हमारे इस क्वेश्चन के सही आंसर देने वाले हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड है मेर शीतल, और वो गुजरात के नवागाम से है। और मकवाना सोनल, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है कि महानदी में यह जो पुराना मंदिर था 500 साल पुराना, वो खोज निकाला है। तो प्रियंक चौधरी ने भी सूरत से सही आंसर भेजा है। श्री भगवान राय, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो धवल रावल गुजरात से महेसाना से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखा। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है जिनके नाम मैं लेना चाहूंगा। शैलेश कुमार तबियार, वो हमेशा पूरे सेंटेंस में आंसर लिखते हैं और उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। सौंदरवा अशोक, उन्होंने लिखा कि महानदी, और ओडिशा की महानदी में एक प्राचीन जलमग्न मंदिर है, वो हाल ही में मिला है। अवनीश यादव, वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है और उन्होंने भी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है मुकेश कुकड़िया, और वो है गुजरात के राजकोट जसदन बरवाला से, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और देबाशीष जैना ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखा है कि सर महानदी, और महानदी में आगे उन्होंने लिखा है कि यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध भी यहां पर स्थित है, हीराकुड डैम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको डिटेल में आंसर देने के लिए। और दोस्तों अब बात करते हैं आज के वीडियो के क्वेश्चन की। तो आज का वीडियो का क्वेश्चन है, पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है?
दोस्तों इस हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ यह पशुपतिनाथ मंदिर परिसर और इसमें जो बुनियादी ढांचा है उनमें सुधार हेतु हाल ही में भारत ने कुछ करोड़ रुपए का भी आवंटन किया है। तो यह मंदिर किस देश में स्थित है, यहां 4 कंट्री के नाम आपकी स्क्रीन पर है और इसका सही आंसर ढूंढकर यहां कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिखना है। तो दोस्तों यदि पिछले वीडियो आपने देखे हैं तो आंसर तो पता ही होगा, तो प्लीज दोस्तों यहां नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। एक बार जो आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।